एक ऐसे इंसान की कल्पना कीजिए जो गांव में रहता है, लुंगी पहनता है, साइकिल चलाता है और साथ ही भारत का सबसे प्रॉफिटेबल स्टार्टअप भी चलाता है। जी हाँ, ये कोई कहानी नहीं, ये बिल्कुल हकीकत है। ये हैं श्रीधर वेम्बू और इनकी ये सादगी इनके काम के आगे कुछ भी नहीं है। जहां आज ज्यादातर स्टार्टअप्स पैसों की दौड़ में भाग रहे हैं, वहीं ये इंसान चुपचाप एक क्रांति ला रहा है। जरा इस आंकड़े को देखिए, ज़ोहो का सालाना प्रॉफिट है 2700 करोड़ रुपए। अब इसे और बेहतर ढंग से समझने के लिए सोचिए कि अगर शार्क टैंक इंडिया के सभी जजों का प्रॉफिट एक साथ मिला भी दिया जाए ना, तो भी वो इस नंबर के आसपास नहीं पहुंचते। ये फर्क ही अपने आप में एक पूरी कहानी है। तो सवाल ये है कि ज़ोहो ने आखिर ये किया कैसे? देखिए, आज के स्टार्टअप कल्चर में यूनिकॉर्न का टैग तो मिल जाता है, लेकिन प्रॉफिट वो दूर की कौड़ी लगता है। हालत यह है कि भारत के 114 यूनिकॉर्न में से 77 तो घाटे में चल रहे हैं। तो देखिए, दो रास्ते होते हैं। एक है वीसी फंडेड रास्ता, जिसमें इन्वेस्टर्स का दबाव, नुकसान और जल्दी से जल्दी सफल होने का प्रेशर होता है। और फिर आता है दूसरा रास्ता, द ज़ोहो वे, मतलब अपने ही पैसों से कंपनी खड़ी करना, प्रॉफिट कमाना और धीरे धीरे लेकिन मजबूती से आगे बढ़ना। श्रीधर वेम्बू ने दूसरा रास्ता चुना। तो ये ज़ोहो वे आखिर है क्या? ये कहानी है श्रीधर वेम्बू और उनकी कंपनी एडवेंट नेट की, जो बाद में जाकर ज़ोहो बनी। और ये सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं, बल्कि एक पूरी की पूरी सोच की कहानी है। श्रीधर वेम्बू की यात्रा शुरू हुई तमिलनाडु के एक छोटे से गांव से। आईआईटी मद्रास और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी जैसी बड़ी जगहों पर पढ़े, लेकिन उन्हें हमेशा लगा कि असली ज्ञान तो किताबों के बाहर है। तो बस 1996 में अपने भाई के साथ मिलकर चेन्नई के एक छोटे से कमरे से शुरू कर दी कंपनी एडवेंट नेट। साल 2000 में जब .com संकट आया, तब भी किसी को नौकरी से नहीं निकाला और फिर 2009 में कंपनी का नाम ऑफिशियली हो गया ज़ोहो कॉर्पोरेशन। शुरुआती दिनों की बात है। एक क्लाइंट ने उनसे साफ साफ कह दिया, भाई तुम्हारा प्रोडक्ट तो बढ़िया है, पर तुम बेचते बहुत खराब हो। बस यही वो टर्निंग पॉइंट था। श्रीधर को समझ आ गया कि सिर्फ टेक्नोलॉजी से काम नहीं चलेगा। उन्होंने तुरंत एक सेल्स एक्सपर्ट को हायर किया और उसके साथ घूम घूम कर सेल्स की बारीकियां सीखी। उन्होंने एक बड़ी मुसीबत को एक बड़े मौके में बदल दिया। जब 2000 में .com बबल फटा और 80% क्लाइंट चले गए, तो अपने 115 इंजीनियरों को निकालने के बजाय उन्होंने उस साल को ईयर ऑफ R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का साल घोषित कर दिया। और जानते हैं, ज़ोहो के जो सबसे बड़े प्रोडक्ट्स हैं, उनकी नींव उसी दौर में रखी गई थी। तो अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं कि बिना किसी बाहरी फंडिंग के ज़ोहो ने इतना बड़ा प्रॉफिट बनाया कैसे? इसका जवाब उनके 5 सूत्री फॉर्मूले में छिपा है। चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। पहला स्टेप, जियो आर्बिट्रेज। सुनने में भारी लगता है, पर मतलब सीधा है। कम लागत वाली जगह पर बनाओ और ज्यादा कीमत वाली जगह पर बेचो। यानी भारत में बनाओ, अमेरिका में बेचो, प्रॉफिट ही प्रॉफिट। दूसरा, प्रोडक्ट्स का एक पूरा इकोसिस्टम बना दो। हर साल इतने नए प्रोडक्ट्स लाओ कि वो एक दूसरे को सपोर्ट करें, ताकि कस्टमर एक बार आए तो फिर कहीं और ना जाए। तीसरा, फ्रीमियम मॉडल, मतलब प्रोडक्ट को ही अपनी मार्केटिंग करने दो। लोग मुफ्त में इस्तेमाल करते हैं, अच्छा लगता है तो खरीद लेते हैं। चौथा, रेफरल और पार्टनर्स। महंगे महंगे विज्ञापनों पर पैसा मत फूको, बल्कि अपने ग्राहकों और पार्टनर्स पर भरोसा करो। और पांचवा, जो शायद सबसे जरूरी है, बाजार में वो गैप ढूंढो जिसे बड़ी कंपनियां नजरअंदाज कर रही हैं, और उन छोटे व्यवसायों को अपनी सर्विस दो। अब आते हैं ज़ोहो के सबसे क्रांतिकारी विचार पर, और वो है उनकी हायरिंग पॉलिसी। वो बड़ी बड़ी डिग्रियों के पीछे नहीं भागते, बल्कि टैलेंट को खोजते हैं। इसी सोच के साथ उन्होंने 2004 में ज़ोहो यूनिवर्सिटी शुरू की। ये एक तरह का मॉडर्न गुरुकुल है। यहाँ 10वीं या 12वीं पास स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के दौरान उन्हें 10,000 रुपए का स्टाइपेंड भी मिलता है, और कोर्स पूरा होने पर सीधे ज़ोहो में नौकरी। और इसका नतीजा ये है कि आज ज़ोहो के 15% इंजीनियरों के पास कोई फॉर्मल कॉलेज डिग्री है ही नहीं। वो सब सीधे ज़ोहो स्कूल से आए हैं। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि टैलेंट किसी डिग्री का मोहताज नहीं होता। ज़ोहो का कल्चर भी उतना ही अलग है। यहाँ मीटिंग्स पर नहीं, काम पर फोकस होता है। कर्मचारियों को मुफ्त खाना, यात्रा और दवाइयाँ मिलती हैं। शायद यही वजह है कि जहाँ पूरी इंडस्ट्री में नौकरी छोड़ने की दर 20% है, वहीं ज़ोहो में ये सिर्फ 7% है। और हाँ, कोरोना महामारी के मुश्किल दौर में भी उन्होंने एक भी कर्मचारी को नहीं निकाला। अब बात करते हैं श्रीधर वेम्बू के निजी मिशन की, और वो मिशन है टेक्नोलॉजी और नौकरियों को वापस भारत के गांवों तक ले जाना। वो तोनकासी जैसे गांवों में बड़े बड़े टेक सेंटर बना रहे हैं। उनका लक्ष्य है 5000 से ज्यादा कर्मचारियों को ग्रामीण ऑफिस से काम करवाना।
इससे शहरों पर बोझ भी कम होगा और गांव में नए अवसर भी पैदा होंगे। और वो सिर्फ कहते नहीं, करके दिखाते हैं। वो खुद एक गांव में रहते हैं और वहीं से काम करते हैं। नए उद्यमियों के लिए श्रीधर की एक सलाह बहुत दमदार है। वो कहते हैं 5 साल की सोच रखो। इसका मतलब है ये मानकर चलो कि बिजनेस के पहले 5 साल कुछ नहीं होने वाला। जब असल में 3 साल बीत जाएं तो ये सोचो कि अभी -2 साल हुए हैं। असली ग्रोथ तो छठे साल से शुरू होगी, इसलिए अपनी गिनती हमेशा -5 से शुरू करो। तो यहाँ एक सवाल सोचना जरूरी है, क्या हो अगर एक बड़ी और टिकाऊ कंपनी बनाने का सही रास्ता फंडिंग की रेस लगाना नहीं, बल्कि धैर्य के साथ कुछ ऐसा बनाना हो जिसकी सच में कोई कीमत हो। जोहो की कहानी तो कम से कम यही बताती है